हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही प्रतिभावान कलाकार हैं जिनका नाम है निवेदिता भार्गव जी। निवेदिता जी लखनऊ से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अथक प्रयास करके अपनी जगह बॉलीवुड में यानी कि मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में भी बनाई है। और इन्होंने बचपन से ही संगीत की शिक्षा ली है, नाटक भी करती रही हैं और इसके अलावा थिएटर से लगातार जुड़ी रही हैं। तो निवेदिता जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। निवेदिता जी, आपके बारे में हम जानते हैं, लेकिन हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से अपनी जर्नी को, अपने सफ़र को शुरू किया और इस मुकाम तक आप पहुंची हैं। लखनऊ से आप शुरू करें अगर, तो कैसे आप इस क्षेत्र में आई? मेरी जो यात्रा है वो रेडियो स्टेशन से ही आरंभ हुई। कैजुअल अनाउंसर अप्रूव हुई थी जी। लखनऊ में। और उसके बाद उर्मिल कुमार थपलियाल जी जो हमारे न्यूज सेक्शन में थे, उनको पता था कि ये गाना भी गाती है, तो वो अपने नाटक के दौरान उनका एक फेस्टिवल हो रहा था, कर्नाटक थिएटर फेस्टिवल। तो उसमें उनका एक एक्टर जो है वो बीमार पड़ गया था, वो अवेलेबल नहीं था। उन्होंने तब मुझे अप्रोच किया कि निवेदिता, तुम ना थिएटर, मेरा एक नाटक हो रहा है, उसमें तुम्हारी सिर्फ एंट्री एग्जिट है, क्योंकि वो एक्टर जो था उनको सिंगर चाहिए था। और चूंकि मैं रेडियो स्टेशन से अप्रूव थी, मैं गाना भी गाती थी रेडियो से और अनाउंसर भी थी, तो उन्होंने मुझे बोला और मैंने कहा कि सर एक्टिंग मैंने कभी की नहीं है। तो उन्होंने बोला एक्टिंग नहीं करनी है इतनी ज्यादा, पर एग्जिट एंट्री एक तुम शुरुआत के तौर पे थिएटर से तुम्हारी दोस्ती भी हो जाएगी, तो फिर तुम ट्राई कर लो। ये एक इत्तेफाक था कि आप इसमें आ गई? हाँ, एक्चुअली इत्तेफाक था, सही मायने में। आपने सोचा नहीं था कि आप थिएटर में आएंगे, क्योंकि आप फोक सिंगर रही हैं, आकाशवाणी की आप अनाउंसर भी रही हैं, तो क्या आपने सोचा नहीं था कि आपको थिएटर करना है? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, जब तक थपलियाल जी ने मुझे ये नहीं बताया कि तुम ये कर सकती हो। तो वहां से फिर मेरी यात्रा शुरू हुई। उसके बाद फिर मैं इफ्ता से जुड़ी, क्योंकि लखनऊ के बहुत सारे नामी कलाकार हैं, जैसे रवि नागर जी थे, तो वो जुड़े हुए थे थिएटर से। तो फिर वो मुझे वहां खींच के लेकर गए। उन्होंने कहा ये इफ्ता की एक यात्रा हो रही है, हम लोग की कबीर यात्रा हुई थी मगहर तक, तो उन्होंने बोला वहां पर आप जो है मेरे साथ चलो। तो वहां जब भी यात्रा में हम कहीं पड़ाव पड़ता था तो मैं फोक सॉन्ग ही गाती थी। तो वहां से फिर करते 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 फिर उसके बाद दर्पण से जुड़ गई मैं, अनिल रस्तोगी जी और उर्मिल थपलियाल जी की जो संस्था है नाटक की, उससे मैं जुड़ गई और उसके बाद फिर की जर्नी आगे मेरी आरंभ हो गई। तो आपने मुंबई की तरफ रुख कब किया? कब आपने सोचा कि आपको मुंबई जाकर अपना मुकाम हासिल करना है? मैं दर्पण में नाटक कर रही थी, उसके बाद मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वहां से जाने का मौका मिला, क्योंकि सबने मुझसे कहा तुम वहाँ का फॉर्म भरो, यू कैन डू दैट। तो मैंने वहाँ का फॉर्म भरा और उसके बाद मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो 1993 में मैं जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंच गई, उसके बाद 3 साल का वहाँ कोर्स होता है, फिर 1996 में मैं सीधे बॉम्बे आ गई। जी, दिल्ली में आपने एनएसडी ज्वाइन किया और वहाँ 3 साल आपने ये कोर्स करने के बाद आप मुंबई आ गई। जी जी जी, जी। तो अपने बारे में भी थोड़ा बताइए, इसके अलावा क्या शौक हैं आपके? गाना तो जैसे मैंने आपको बोली है कि गाने से तो जुड़ाव है ही, और बाकी मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ थिएटर की, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत ज्यादा वो मेरा पैशन है, बच्चों का मार्गदर्शन करना और बच्चों के साथ रहना, जुड़े रहना, उनके साथ थिएटर वर्कशॉप्स करना। तो ये एक मेरा दूसरे तरह का पैशन है। और ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे नाटक करती हूँ मैं यहाँ पर, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जब से मुझे मौका मिला है तो उसमें भी थोड़ी सी मैं बिजी हो गई हूँ, शूट्स में बिजी हो जाती हूँ। और मेरे ख्याल से सिंगर एक्टर यही मेरा पैशन है और मैं यही करना चाहती हूँ। जी जी जी। और वाकई में आपने बखूबी अपने मुकाम को हासिल भी किया है और हम लोग सबको बहुत गर्व महसूस होता है कि आप लखनऊ से हैं और हम सबसे जुड़ी रही हैं, पहले आकाशवाणी पर और उसके बाद आपने मुंबई में जाकर एक बहुत ही अच्छा स्थान अपना बना लिया है। आपके जीवन साथी आपको कहाँ मिले? मेरे जीवन साथी मेरे बैचमेट ही हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ही। अच्छा। तो हाँ जी, तो वो भी अभी बहुत एक्टिव हैं थिएटर में। वो फिरोज अब्बास खान के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ उनका नाटक है मुगल आजम, उनके साथ बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। अच्छा। उनके चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो हमारा वही है, घर में जो है माहौल वही है नाटक का और गाने का और ये परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, क्योंकि आजकल तो इसका बहुत ही ज्यादा स्कूलों में भी और हर जगह इतना प्रचलित है ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो इससे जुड़े रहना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं लखनऊ से मेरी यात्रा आरंभ हुई और आकाशवाणी से हुई, ये और भी गर्व की बात है। बिल्कुल, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात है। निवेदिता जी, आपने कहा आपके परिवार में ये एक माहौल हमेशा रहता है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही बेटा है और बॉम्बे आने के 2 साल बाद ही, मतलब 98 की पैदाइश है उसकी जी। और ये मैंने ये जरूर इंश्योर किया कि वो एजुकेशन उसकी पूरी हो जाए, क्योंकि मुझे पता था, उसने बोल दिया था कि मुझे भी एक्टर ही बनना है। लेकिन हाँ, उसने अब पढ़ाई पूरी करी पोस्ट ग्रेजुएशन करके, अब वो भी जो है इसी तरफ उसका रुख हुई है। मेरे ख्याल से जिस चीज से प्यार होता है बच्चों को, जो करना चाहते हैं वही करने देना चाहिए, ये मैंने सीखा
तो वो भी वही कर रहा है अभी और एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो आई एम प्राउड ऑफ हिम। ऑफ कोर्स। एंड ये बीच चूंकि बचपन में ही पड़ गया था, तो वो भी आपके जो इस लीनिएज को है वो आगे जरूर बढ़ाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। निवेदिता जी, मुंबई जाके ये सारे मुकाम हासिल किए, फिल्मों की तरफ रुख कैसे हुआ आपका? कोई इंस्टेंस ऐसा जिसकी वजह से आप थिएटर से फिल्मों में गई या ओटीटी में गई? मैं थिएटर से ही फिल्मों में गई। जिनके साथ मैंने नाटक शुरू किया बॉम्बे में, वो भी पूर्वा नरेश, वो भी लखनऊ की ही है। शी इज वेरी वेल नोन इन द फील्ड ऑफ थिएटर एंड ऑल्सो एज अ राइटर। तो वो एक नाटक की कास्टिंग हो रही थी, तो वहां से 2016 में आद्यम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि आदित्य बिरला साहब ने शुरू किया है और हर साल होता है उसका फेस्टिवल। तो उसमें पहला जो सीजन था उसमें मेरा एक नाटक में मेरी कास्टिंग हुई थी। लेडी संगीत है उस नाटक का नाम, और लखनऊ में भी उसका मंचन हो चुका है। तो वहां से शुरुआत हुई और उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी थिएटर में या कहीं पे भी नाटक होता है तो जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं बॉम्बे में जो कि प्रोजेक्ट्स पे कास्टिंग कर रहे होते हैं, वो सब नाटक देखने आते हैं। तो वहां से मेरी कास्टिंग जो है वो सेक्रेड गेम्स के लिए हुई, जो कि सेक्रेड गेम्स सीजन 1 जो नेटफ्लिक्स के लिए था। और फिर वहां से मेरी यात्रा आरंभ हुई और फिर धीरे धीरे करके फिर मैंने प्रोजेक्ट्स किए। जी, और ये सेक्रेड गेम्स और इस तरह से जो आपने अभी हाल की अगर हम बात करें, हीरा मंडी, बहुत ही सफल ये ओटीटी के सीरियल्स हैं और इसमें आपने भाग लिया। एक फिल्म भी मुझे याद आ रही है, मीनाक्षी सुंदरम, उसमें आपने बहुत ही अच्छा रोल किया था। उस रोल के बारे में कुछ बताइए, कुछ विशेष उस समय के अनुभव आपके पास हो। मीनाक्षी सुंदरेश्वर जो है ये एक मेरे लिए चैलेंज भी था क्योंकि साउथ में शूटिंग थी, लेकिन हाँ जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी जो थी वो ऐसा नहीं था कि हमको साउथ इंडियन लैंग्वेज में ही बोलनी है, लेकिन हाँ थोड़ी साउथ इंडियन लैंग्वेज से भाषा वो डायरेक्टर ने ही इंश्योर्ड। विवेक सोनी जो डायरेक्टर हैं, अभी उनकी 2-3 फिल्में और आ रही हैं, तो उन्होंने ही इंश्योर्ड की। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि मैम जो आपका कैरेक्टर है, मेट्रियार्क है आप इस घर की, और आपकी पर्सनालिटी जो है वो 60% उस कैरेक्टर को अचीव कर लेती है, बाकी का 40% हम सेट पर उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए कि किस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स और किस तरह से डायरेक्टर्स जो हैं वो देखते हैं कि अगर आप एक रियल जोन में अगर आप फिट हो रहे हैं उनके कैरेक्टर्स को, जैसी आपकी कहानी है, तो फिर मेरे ख्याल से उनका आधा हाफ वर्क इज डन। Yeah, definitely. And your work and your performance in that movie was really spectacular, I must say. निवेदिता जी, हीरा मंडी में भी जो आपकी लैंग्वेज थी पंजाबी, so that accent and that dialect, how did you master that? It was really very good. जो ऐसी जितनी ये फिल्में होती है ना जो डिक्शन ओरिएंटेड होती हैं या किसी एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होती हैं, तो उसके लिए डिक्शन कोचेस होते हैं सेट पर। तो मैंने एक और शो किया था स्कैम 2003, जिसमें मुझे कोंकणी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा था। तो वहाँ पे भी डिक्शन कोच थे और इधर भी डिक्शन कोच थी पंजाबी, तो वो हेल्प करते हैं सेट पे। और बाकी अगर आप थोड़ा सा वो पकड़ लेते हैं, उस तरह का डायलेक्ट पकड़ लेते हैं, क्योंकि एक्टर्स से तो ये वैसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई कहीं का भी शो आपको तो हर तरह से परिपक्व होना है अपने काम में, तो मतलब वो डिक्शन कोच हेल्प कर देते थे। उसके बाद हाँ हमको याद करके और उसके बाद वो डिलीवरी करना और भंसाली साहब के सेट पर काम करना एक अलग तरह का पूरा एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे कोई भी अगर उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा है तो और ज्यादा सीख कर ही निकलता है। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। जी, संजय लीला भंसाली जी का नाम ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है और उनके साथ आपने काम किया। इसी के साथ और भी डायरेक्टर्स के साथ भी आपने काम किया, कुछ उनके बारे में बताइए। मैंने नीरज घैवान साहब के साथ काम किया है, उसके बाद राम माधवानी जी के साथ काम किया है क्योंकि मैंने आर्या किया था। तो हर डायरेक्टर का मुझे लगता है एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग तरह से उनकी सोच होती है, तो उनके सोच में ढल जाना ही एक एक्टर के लिए सबसे बढ़िया, बिकॉज डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो डायरेक्टर क्या चाह रहा है एक एक्टर को 100% समझ के और अपनी काबिलियत के अनुसार, क्योंकि बहुत डायरेक्टर्स होते हैं जो कि वेट करते हैं कि एक्टर टेबल पे क्या लेकर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बोलते हैं, भंसाली साहब तो वेट करते हैं कि हाँ भाई तुम करके दिखाओ, क्योंकि आप जो करते हैं तो वो उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी तरफ से नहीं कहते इसको ऐसे करो वैसे करो। तो जब वो देखते हैं कि एक्टर ये कर सकता है, फिर वो उसको और
इनकरेज करते हैं एनहांस और करते फिर वो उसको एक दिशा दिखाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए शायद हर कलाकार एक जैसा नहीं होता, हर कलाकार की अपनी एक अलग हिडन टैलेंट होती है, जिसको डायरेक्टर अगर पहचान लेता है, उसको उभारता है, तो वो निखर कर सामने आती है वो प्रतिभा। बिल्कुल। तो ये आप में बखूबी है, आप बहुमुखी प्रतिभावान कलाकार हैं, ये इससे स्पष्ट होता है निवेदिता जी। और इसके अलावा आपने बताया बच्चे आपके पैशन है, आप उनको सिखाते हैं। आप इस वक्त क्या कर रही हैं? मैं इस वक्त सुभाष घई साहब का फिल्म इंस्टीट्यूट है, विस्टिंग इंटरनेशनल, जो कि बम्बई में फिल्म सिटी में है, वहाँ पर मैं कार्यरत हूँ और मैं वहाँ पे एक्टिंग फैकल्टी हूँ। और ये मेरा एक फुल टाइम जॉब है। उसके बीच में मैं नाटक भी करती हूँ और अगर कोई शूट आता है तो शूट भी करती हूँ, वरना मैं एक होम मेकर भी हूँ, तो मैं अपने घर में पूरा ध्यान देती हूँ। और आप लोगों को सिखा रही हैं, ये वाकई में बहुत ही बड़ी बात है कि आपने जहाँ से शुरू किया, अब आप अपना टैलेंट और अपना हुनर लोगों को सिखा रही हैं। आपको कैसा लगता है, जैसे ओम पुरी साहब और नसीरुद्दीन शाह साहब, ये लोग जिस इंस्टीट्यूट से निकले, आपने वहाँ से अगर शिक्षा हासिल की और अब आप लोगों को सिखा रही हैं, तो आपको कैसा फील होता है? ये तो बहुत गर्व की बात है कि मैं उसी इंस्टीट्यूट से हूँ जहाँ से इतने बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता निकल के इतना अच्छा काम, नसीर साहब, उनका हर नाटक देखकर कुछ सीखने को ही मिलता है। तो मुझे भी यही लगता है कि नसीर साहब कहीं ना कहीं दिल से टीचर ही हैं, क्योंकि वो भी जुड़े रहे हैं, एनएसडी में भी पढ़ाते हैं, वेस्टिंग वुड्स में भी वो हेड ऑफ एक्टिंग डिपार्टमेंट रह चुके हैं। तो वो मन में जो एक चीज है कि अगर आपको कुछ आता है तो आप बांटेंगे, अगर आप सबको, तो वो बढ़ता ही है, वो कम नहीं होता है। तो मैं उसी में विश्वास करती हूँ और इसीलिए व्हाटएवर आई हैव, आई वांट टू शेयर इट विद एवरीवन। डेफिनेटली अ वेरी गुड एफर्ट फ्रॉम योर साइड। आप अपने कुछ थिएटर से या रंगमंच से जुड़े कुछ ऐसे अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहती है जो एक प्रेरणा बन सकती है? और हमारा ये घर आंगन कार्यक्रम होता है, तो इसमें आप उन जैसी महिलाओं को जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बताना चाहें, कुछ अनुभव शेयर करना चाहें हमारे साथ? देखिए, थिएटर मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है जो कि आपको कहीं ना कहीं रूटेड रखता है, आपको ग्रामीण बना के ही रखता है, क्योंकि आपको सारा काम जो है वो किसी भी दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा कॉस्ट्यूम मुझे याद है, उसकी लेस निकल गई थी, तो मैंने ये सोचा मैं खुद ही लगा लेती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊं। तो मेरे ख्याल से वो जो ग्रास रूट लेवल का जो कनेक्शन है ना, वो नाटक में ही, रंगमंच में ही होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ ना, तो मैं कंट्री साइड में जो रूरल इंडिया है उसी में ज्यादा इंटरेस्ट भी लेती हूँ। मैं कोई भी ब्रांडेड सामान खरीदने में विश्वास नहीं रखती हूँ, और जहाँ पर भी कभी मेला लगता है या ऐसी चीजें होती हैं जो हाथ से बनी चीजें होती हैं जो कि ला सकती हूँ अपने घर में, वही करती हूँ। तो मेरे ख्याल से रंगमंच जो है मेरे जीवन में ये सिखा के रखा है अभी तक मुझे कि ये ग्रास रूट लेवल से जुड़ के रहना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि आप इस तरह की चीजें धारण करती हैं, और खास तौर पे आपका जो बड़ा सा टीका है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और आपको बहुत सूट करता है। ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं में हम देखते हैं कि वो बड़ा सा एक टीका लगाती हैं और वो मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और पूरे परिवार को लेकर चलती हैं। ये भी एक संदेश है आपकी तरफ से, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये तो मतलब डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो जो दिल से जो हिंदुस्तानी बने रहने की जो लालसा है, जो भावना है, वो बहुत ही ज्यादा अलाइव है मेरे अंदर। और मैं डेफिनेटली अपने आप को एक तरह से जो भी ग्रास रूट लेवल या ग्रामीण महिलाओं से आप कह लीजिए, उनसे आइडेंटिफाई करती हूँ। और देखिए ना, मतलब अंग्रेजी स्कूल की पढ़ी लिखी हूँ अंग्रेजी, लेकिन जब मैं बात करती हूँ, अभी मुझे अपने स्कूल बुलाया गया था, लेकिन मैंने माइक पे बोला, इट्स कॉन्वेंट स्कूल, मैंने माइक पे बोला कि भाई मैं हिंदी में भी बात करूंगी। तो कहीं ना कहीं मैं दिल से अपने देश, अपने गांव और अपने समाज से इस तरह से जुड़ी हुई हूँ कि मैं हिंदी हूँ। बिल्कुल, हिंदी तो हर हिंदुस्तानी है। और निवेदिता जी, आपने वाकई बहुत अच्छी बात कही। ये एक जो राष्ट्रीय भावना है, ये भी उभर कर आपका सामने आता है। रंगमंच का क्या भविष्य देखती हैं आप? अभी तो देखिए, रंगमंच पहले से 100 टाइम्स बहुत ही एक अच्छी स्थिति में है, जहाँ पर हमको कोलैबोरेट करने का मिल जाता है। जिनके पास फंड्स हैं, हम अगर उनको अप्रोच करें कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करिए, हमारे साथ मिल के काम करिए, तो ये आपके पास सुविधाएं हैं। लेकिन वही है कि अच्छे नाटक लिखना की जो प्रक्रिया है, वो मेरे ख्याल से हर रंगमंच से जिसको भी प्यार है उसको समझ में आना चाहिए कि नए नाटक लिखे जाना बहुत जरूरी है। और हर इंसान, हर एक्टर नहीं लिख सकता है। तो मन से मेरी यही इच्छा है कि मैं उन नए नाटककारों से मिलूं और नए नाटककारों की समझ को समझूं, जिससे कि मुझे लगे कि नहीं, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए, इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि हर
इंसान एक्टर ही नहीं बनना चाहता है, नाटक के और भी जितने क्षेत्र हैं वो भी पूरे होने चाहिए, और जिसमें कि राइटिंग बहुत जरूरी है। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए नए नाटककारों को। बिल्कुल। और आपकी प्रतिभा में एक जो संगीत का पुट है जो जुड़ा हुआ है, वो आपको एक एडेड फ्लेवर देता है, एक एडेड बेनिफिट देता है। तो निवेदिता जी, अगर आप हीरा मंडी के सेट में जो आपने कुछ गुनगुनाया हो, या आपने जो यहाँ पे बताया एक आपने नाटक किया था उसमें भी आपका गाने का किरदार था, हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप कुछ गुनगुना सकें। नहीं तो मुझे हीरा मंडी का ही जो आजादी का गाना था जी, वो मुझे एक लाइन में गा सकती हूँ। हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। क्या बात है, क्या बात है। और हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप और ऊपर जाएं और हम लोगों के लिए गर्व का कारण बने, क्योंकि आपको देखते हैं तो हमें याद आता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो घर से, परिवार से इतनी बंधी होती हैं कि निकल कर सामने नहीं आ पाती हैं। हाँ जी, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, एक चीज मुझे जरूर कहनी है कि हमको पता है कि हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपने दिल की सुने और हम वही करें जो हमको खुशी देती है। हमको जो काम खुश रखता है वो हमारी खुशी से बड़ी और बढ़िया चीज कोई भी नहीं है। हम सब जकड़े हुए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन हमको हमारी खुशी को भूलना नहीं है। बिल्कुल। और आपने एक बार ये भी शेयर किया था कहीं पर कि आपने जब वहाँ शुरू किया था तो 2 बर्तन से शुरू किया था। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी बहुत ही अच्छी तरह से जाके शुरुआत होती है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत संघर्ष है इस लाइन में, लेकिन एक बार मुकाम हासिल हो जाता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल, हमारे पास 2 बर्तन और एक दरी और स्टोव था जब मैं बॉम्बे आई थी 1996 में, लेकिन वो डटे रहने वाली बात है कि हमको अगर हासिल करना है तो हमारे पास चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमको ये अपने आप को कहते रहना कि नहीं, हमको कहाँ पहुंचना है, हमको वो मछली की आंख दिखनी चाहिए। बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी बातें हमसे साझा की, आपने अपने अनुभव साझा किए, और हमें उम्मीद है कि हमारे जितनी भी श्रोता बहनें सुन रही हैं खास तौर पे, वो इस बात को ज़रूर मानेंगी, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप निश्चित कर लें तो आपको वो मुकाम ज़रूर हासिल होगा। निवेदिता भार्गव जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।